सीबीएसई एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 हमारी बुक है कृतिका। और उसमें हम लोग आज अध्याय 3 देखेंगे, मैं क्यों लिखता हूँ। ये अध्याय का नाम है और इसके लेखक हैं अज्ञेय। अब इसके बारे में हम लोग बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे, सारांश देखेंगे, छोटी सी समरी देखेंगे। लेकिन इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप एक बार पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको नई नई बातें हो सकता है समझ में आए, है ना। हो सकता है एक बार में आपको समझ में तो आ जाए वो किस विषय में बात करें, लेकिन फिर भी जो बारीकियां हैं या फिर जो आपको समझना है उसमें से वो शायद आप पहली बार में ना समझ पाए। तो आप एक दो बार इसको देख सकते हैं। आप अलग अलग जगह से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग आप ज़रूर करिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस अध्याय में क्या है कि यहाँ पर जो अज्ञेय लेखक हैं उन्होंने अपने लिखने की मूल प्रेरणा पर प्रकाश डाला है। तो अज्ञेय लिखते हैं कि वो क्यों लिखते हैं, तो वो इस अध्याय में यही बताएं कि क्या कारण है उनके लिखने का। तो उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, इसका उत्तर आसान नहीं है, पूरा कहना शायद संभव भी नहीं है, लेकिन कुछ स्पर्श किया जा सकता है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। कई बातें हैं लेकिन जो दूसरों के लिए उपयोगी हो उतना स्पर्श करना ठीक रहेगा। फिर अब वो पहले लिखते हैं कि इसका सही उत्तर तो यही है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। तो यहाँ पर अज्ञेय कहना चाहते हैं कि वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं वो क्यों लिखते हैं। क्योंकि वो आगे लिखते हैं कि लिखने से ही या लिख कर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता अर्थात वो क्यों लिखना चाहता है, ठीक है। तो जब वो लिखता रहता है तब उसको पता चलता है कि वो क्यों लिखना चाहता था, उसके भाव में, उसके मन में क्या परिवर्तन आया लिखने के कारण जो लिखने से पहले नहीं था। वो क्यों लिखना चाहता था उसका कारण वो अच्छे से तभी जान पाएगा जब वो लिखना शुरू करेगा। तो लिख कर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिख कर उससे मुक्त हो जाता है, उस विवशता से मुक्त हो जाता है ना। जो उसको बेचैन करती रहती है विवशता, जब वो लिखता है, अपने भावों को लिखता है तो उसे अच्छा लगता है, विवशता से वो मुक्त हो जाता है धीरे धीरे। तो आगे लेखक लिखते हैं कि सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में लाइन है कि लेखक लिखते हैं, मेरा विश्वास है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना ही उन सबका लेखन ही कृति होता है। तो वो कहते हैं कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना ही सभी लेखकों का जो लेखन होता है वो कृति होता है। फिर आगे वो लिखते हैं कि कुछ ख्याति मिलने के बाद बाहरी विवशता के कारण भी लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले वो लिखते हैं कि जो मूल है वो तो आंतरिक विवशता ही है, अंदर के भाव, अंदर की विवशता क्यों लिखना चाह रहे हैं तो लिख कर ही पता चलती है। लेकिन जब धीरे धीरे किसी लेखक को, कृतिकार को ख्याति मिलने लगती है, वो फेमस होने लगता है, तो फिर उसको बाहर की विवशता के कारण भी लिखना पड़ता है, जैसे आग्रह। तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि लेखक यहाँ पर लिखे हैं कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है, जैसे संपादकों के आग्रह पर। जब कोई फोर्स करता है, आग्रह करता है तो भी लिखना पड़ता है। उसके बाद प्रकाशक के तकाजे से और आर्थिक आवश्यकता, इसके कारण भी लिखना पड़ता है। लेकिन जो पहला जो लिखना शुरू होता है वो अधिकतर किससे होता है, आभ्यंतर विवशता के कारण। फिर लेखक लिखते हैं कि ये जो बाहरी विवशता होती है वो भी एक विवशता नहीं होती है, बंधन नहीं होता है। तो वो आगे बताएंगे। उससे पहले लेखक लिखते हैं कि जो कृतिकार है वो हमेशा ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी उसकी कृति, कौन सा लेखन भीतरी प्रेरणा के द्वारा या भीतरी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है और कौन सा बाहरी दबाव के कारण लिखा हुआ है। फिर लेखक लिखते हैं कि जो बाहरी दबाव होता है वो असल में एक्चुअली दबाव नहीं होता है, परंतु सहायक होता है भीतरी उन्मेष का। उन्मेष अर्थात प्रकाश। तो भीतर के प्रकाश या भीतर की भावनाएं, उनका ही एक निमित्त मात्र होता है, सहायक होता है। फिर लेखक लिखता अपने अंदर से ही भावनाओं से है, उसमें कोई बाधा नहीं करता है, ठीक है। तो जो आग्रह होता है या आर्थिक आवश्यकता होती है या जो भी बाहरी कारण होते हैं लेखन में, वो लेखन में बाधा नहीं डालते हैं भीतरी विवशता बताने के लिए। तो अब लेखक अपने अगले, मतलब जो पहले उन्होंने बताया था कि वो जो आंतरिक विवशता के कारण एक लेखक लिखता है, तो वो बताना चाहते हैं भीतरी या आंतरिक विवशता होती क्या है। तो उसके लिए वो बताते हैं कि हिरोशिमा के विषय में जो उन्होंने कविता लिखी थी वो उन्होंने कैसे लिखी थी, उसके बारे में वो थोड़ा थोड़ा बताते हैं भीतरी विवशता को समझाने के लिए। तो लेखक लिखते हैं कि मैं विज्ञान का छात्र था, तो मुझे अणु का भेदन जब हुआ था तो कैसे हुआ, और फिर जो रेडियम धर्मी जो कणें होती हैं, आदि जो प्रकाश होता है, उसके विषय में लेखक को ज्ञान था।
जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा तब लेखक ने ये सारी बातें समाचार में पढ़ी एवं परवर्ती प्रभाव, उसके बाद के प्रभावों का विवरण भी पढ़ा। ठीक है, तो विद्रोह था उनके मन में, तो उन्होंने कुछ लेख भी लिखे। ठीक है, लेकिन वो आगे बताते हैं कि अनुभव और अनुभूति में अंतर। ठीक है, तो वो आगे बताएंगे कि उन्होंने हिरोशिमा के बारे में तत्काल कुछ नहीं लिखा। जो ये कविता के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, वो तत्काल कविता नहीं लिखी थी जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा था, क्योंकि वो अनुभूति चाहते थे, वो चाहते थे अनुभूति प्रत्यक्ष। तो सबसे पहले अनुभव और अनुभूति के विषय में कुछ कुछ अंतर बताते हैं, और फिर वो आगे लिखते हैं कि अनुभव अनुभूति के स्तर की विवशता। तो जो अभी बता रहे वो आंतरिक विवशता या भीतरी विवशता के विषय में, तो बताते हैं कि वो अनुभूति के स्तर पे विवशता जो होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे होती है। तो अभी उनमें अनुभूति के स्तर पर विवशता नहीं आ रही थी, इसलिए वो अभी हिरोशिमा पर नहीं लिख रहे थे, है ना। फिर आगे वो बोलते हैं कि उन्हें जापान यात्रा करने का मौका मिला, तो जापान यात्रा वो किए, तो वो हिरोशिमा भी गए और वहाँ पर वो अस्पताल भी देखा उन्होंने, है ना। तो एनसीईआरटी में वो लिखते हैं कि जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वहाँ अस्पताल में देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। तो उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया, लेकिन वो कहते हैं फिर भी अभी अनुभूति प्रत्यक्ष की कमी थी, तो वो और देखना चाहते थे, जानना चाहते थे लिखने से पहले। फिर वो लिखते हैं कि एक समय की बात है या फिर एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही सड़क पर घूम रहा था तो मुझे जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली मनुष्य की छाया दिखी। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, वो लिखते हैं, तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। तो जो व्यक्ति था, विस्फोट के समय पत्थर के आगे कोई व्यक्ति होगा, तो इतना तेज़ विस्फोट हुआ कि कुछ तो मतलब जो पत्थर है उसी को जला दी और जो आदमी पर अटकी होंगी उसके शरीर को भाप बना के उड़ा दिया। तो वहाँ पर एक उजली छाया बन गई उस मनुष्य की। तो एक दिन सड़क पर वो घूम रहे थे तो जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली मनुष्य की छाया देखी। विस्फोट के समय वहाँ कोई खड़ा होगा, है ना। तो अब ये देखकर, ये जानकर उसी क्षण वो लिखते हैं कि अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। तो वो लिखते हैं कि उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। जिसकी कमी ऊपर लिखे थे वो कि जिसकी कसर रह गई, इसलिए मैं लिखा नहीं, तो अब वो कसर पूरी हो गई। वो लिखते हैं कि उसी समय, उसी क्षण जो अणु विस्फोट था वो मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब हिरोशिमा के विस्फोट के समय मैं भी वहाँ था। वो कह रहे हैं कि इस तरह की अनुभूति मुझे हुई या अनुभूति प्रत्यक्ष हुआ, है ना। तो वो अनुभूति प्रत्यक्ष की कमी पूरी हो गई और इसी से वह विवशता जागी। तो अणु विस्फोट, है ना, और उसके बाद अनुभूति में प्रत्यक्ष आ गया। तो अणु विस्फोट तो जो हुआ होगा जापान में, वो अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं स्वयं वहाँ पर था, मुझे स्वयं मेरे सामने वो विस्फोट हुआ या मैं भोक्ता था उस विस्फोट का। तो मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। तो वही विवशता जागी जो वो लिखते थे कि आभ्यंतर विवशता होनी चाहिए जिसके कारण कोई भी लेखक लिखता है। तो फिर उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं लिखी, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे ही लिखी थी उन्होंने। फिर वो आगे लिखते हैं कि यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट का लिखा है कि मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। प्रसूत अर्थात उत्पन्न। तो मेरी अनुभूति से वो उत्पन्न है, वो मेरे निकट का सच है। जो मैंने खुद अंदर से जाना है वो मेरे निकट में है, वो सच है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो उन्होंने लिखा कि ये अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है क्योंकि वो मेरे अनुभूति प्रसूत, अनुभूति से उत्पन्न हुआ है। मेरे निकट का सत्य है, मेरे अंदर का सत्य है और मेरे निकट महत्व की बात है। तो ये चैप्टर रहा। तो इसमें उन्होंने बताया है कि वो क्यों लिखते हैं। फिर हिरोशिमा के विषय में भी उन्होंने बताया है कैसे अनुभूति प्रत्यक्ष हुआ उन्हें, उस घटना का भी जिक्र किया है उन्होंने। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने पढ़ा है, आप इसको एक दो बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और इसी तरह हम लोग हिंदी क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।